पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है, जहां ईरान के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमले नहीं रोके तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये मसौदा अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर तैयार किया है और इसका मकसद इस अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाना है। प्रस्ताव में ईरान से कई स्पष्ट मांग की गई है। सबसे पहले उसे जहाज़ों से कथित अवैध टोल वसूली तुरंत बंद करनी होगी। दूसरी बड़ी मांग यह है कि ईरान समंदर में बिछाई गई अपनी सभी बारूदी सुरंगों को, माइंस को, जानकारी जो है उनकी वो सार्वजनिक करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित हो पाए। इसके अलावा ईरान को संयुक्त राष्ट्र की उस पहल में भी सहयोग करना होगा जिसके तहत एक मानवीय गलियारा बनाया जा रहा है। इस गलियारे के माध्यम से खाद्य और ज़रूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है। अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने उम्मीद जताई है कि इस बार 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को समर्थन मिल सकता है। उनका मानना है कि इस बार ईरान के सहयोगी देश भी विरोध नहीं करेंगे और वीटो जैसी स्थिति नहीं बनेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन तब चीन और रूस ने वीटो का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया था। लेकिन इसके कुछ समय के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी। अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समुद्री रास्ते को पूरी तरीके से खोलने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि युद्ध से पहले दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता था। ऐसे में इसकी सुरक्षा व्यवस्था अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत लिया गया, यानी अगर ईरान इन शर्तों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आर्थिक प्रतिबंध और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। प्रस्ताव में यह भी साफ कहा गया है कि सभी देशों को अपने जहाज़ों की सुरक्षा का अधिकार है और किसी भी देश को ईरान की मदद नहीं करनी चाहिए अगर वो समुद्री रास्ते को बाधित करता है। फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है, युद्ध विराम तो है, लेकिन भरोसा भी पूरी तरीके से बहाल नहीं हुआ है। अब पूरी दुनिया की नज़रें संयुक्त राष्ट्र पर टिकी हैं। क्या ये प्रस्ताव पास होगा? क्या ईरान झुकेगा या फिर टकराव और बढ़ेगा? आने वाले दिन पूरे क्षेत्र और वैश्विक व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो एक नई दिशा तय कर सकता है। ईरान में एक भीषण आग ने कई जिंदगियां छीन लीं। राजधानी तेहरान के पास स्थित एक शॉपिंग सेंटर में अचानक आग लगी, फिर देखते देखते ये आग विकराल रूप लेती चली गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना तेहरान प्रांत के अंडीशे शहर में स्थित अर्घवान शॉपिंग सेंटर में हुई। बताया जा रहा है कि आज आग जो है वो मंगलवार को लगी और कुछ ही समय में पूरी इमारत में फैल गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, देख सकते हैं आप कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काले धुएं निकल रहे हैं। आसपास के इलाके में अफरा तफरी है। दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद में आग को नियंत्रित किया गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश। इस हादसे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया जा रहा है कि इस आग का हालिया संघर्ष या किसी सैन्य गतिविधि से कोई संबंध नहीं है, यानी यह एक सामान्य दुर्घटना मानी जा रही है, जिसकी जांच के बाद ही असली वजह सामने आ पाएगी। ईरान के मॉल में जो भीषण आग लगी, 8 लोगों की जो मौत हुई, उससे संबंधित ही पूरी जानकारी है। पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब होता नजर आया। उसके बड़े बड़े दावे अब हकीकत के सामने टिकते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पेशावर स्थित अपने कंसुलेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है और उसकी वजह क्या बताई गई है? सीधी और साफ सुरक्षा में नाकामी। जी हाँ, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने राजनयिक कर्मियों को उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।
पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा है। यानी जिस देश की सरकार दुनिया को सुरक्षा और शांति का संदेश देने की बात करती है, वही अपने ही शहर में विदेशी दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ एक कॉन्सुलेट बंद होने की खबर भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की कमज़ोर आंतरिक स्थिति का बड़ा संकेत है। ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि हाल ही में पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अहम केंद्र बताने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ईरान जैसे बड़े मुद्दों पर मध्यस्थ बनने के दावे कर रहा था, लेकिन अब उसी पाकिस्तान को अमेरिका ने एक तरीके से साफ संदेश दे दिया है, पहले अपने घर को संभालो। पेशावर जैसे संवेदनशील इलाके में जहां पहले से ही सुरक्षा चुनौतियां रही हैं, वहां अमेरिकी कॉन्सुलेट का बंद होना सीधे तौर पर भरोसे की कमी को दिखाता है। और इस कॉन्सुलेट के बंद होने के बाद में पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास को दी जाएगी। यानी अमेरिका अब जोखिम वाले क्षेत्रों से दूरी बना रहा है। ये फैसला सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की प्रशासनिक कमजोरी और अस्थिर हालात को भी उजागर करता है। एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, तमाम बड़ी बड़ी बातें, तमाम बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। दुनिया अब सिर्फ दावों पर भरोसा नहीं करती है, उसे जमीन पर परिणाम चाहिए। फिलहाल अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कड़ा संदेश है, और अगर सुरक्षा और स्थिरता नहीं होगी तो वैश्विक मंच पर भरोसा भी नहीं मिलेगा। और यही वो सच्चाई है जिससे पाकिस्तान बार बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सामने आ ही जाता है। सुरक्षा में फेल पाकिस्तान, अमेरिका ने किस प्रकार से अपना दूतावास वहां बंद कर दिया, उससे संबंधित एक खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर से और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। युद्ध विराम के दावों के बीच ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही है। देखिए, ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के गैस उत्पादन संयंत्रों पर बड़ा हमला किया। मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई, 37 लोग घायल हुए। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस पर जानकारी दी। बताया कि हमले पोल्टावा और खार्किव क्षेत्रों में स्थित गैस संयंत्रों पर किए गए। मृतकों में 3 कर्मचारी और 2 आपातकालीन सेवा में शामिल कर्मचारी थे। यानी यह हमला सीधे तौर पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों पर निशाना बनाने के लिए था। इस पूरे हमले की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कड़ी निंदा की है। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि एक तरफ युद्ध विराम के बाद और दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक, ये पूरी तरीके से अविश्वसनीय और निंदनीय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की थी। ये युद्ध विराम 8 और 9 मई के लिए घोषित किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के वर्षगांठ से जुड़ा है। लेकिन अब इन हमलों के बाद युद्ध विराम की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। जेलेंस्की ने जवाब में कहा कि यूक्रेन को सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले स्थायी युद्ध विराम चाहिए। उन्होंने 5 और 6 मई की रात से युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की। रूस की एक बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यह हमला किरीशी शहर के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जहां आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के करीब 300 ड्रोन मार गिराए। यानी दोनों तरफ से हमले जारी हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। और बड़ा सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है, या वास्तव में शांति की कोई बात हो भी रही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि जमीन पर संघर्ष अभी भी जारी है। फिलहाल दुनिया की नज़र इस टकराव पर बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश जल्द ही एक स्थायी समाधान निकालेंगे। लेकिन मौजूदा हालात शांति से ज़्यादा टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का ऐलान कर दिया। यह फैसला सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन का विराम भर नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने सोमवार सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस अभियान का मकसद समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाना, जहां पर तनाव और हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से इस ऑपरेशन को रोकने की अपील की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि ईरान के साथ किसी समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ी थी, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया। ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने तरीके से पेश किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी रणनीतिक जीत बताया। उनका दावा है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
सामाद समुद्री मार्गों को दोबारा खोलने में सफल नहीं हो सका। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका अब तक सीमित सफलता ही हासिल कर पाया है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को केवल 2 जहाज और मंगलवार को सिर्फ 1 जहाज को सुरक्षित निकाला गया था, जबकि युद्ध से पहले इस स्ट्रेट से प्रतिदिन लगभग 130 जहाज़ों का आवागमन होता था। स्थिति सामान्य से काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। इससे पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है और अब पूरा फोकस प्रोजेक्ट फ्रीडम पर है। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने इस पूरे फैसले को बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन के शुरू होने पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया था, उसकी चेतावनी दी गई थी। उसकी अनुमति के बाद कोई भी जहाज इस मार्ग से नहीं गुजर सकता है, अनुमति के बाद ही गुजर सकता है। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। ईरान की ओर से दक्षिण कोरिया के एक जहाज पर हमले की खबर भी हमने दिखाई थी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में मिसाइल हमलों ने भी चिंता बढ़ा दी थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तरफ इसे तनाव कम करने की कोशिश बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे रणनीतिक दबाव में लिया गया फैसला, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप का बयान, पाकिस्तान की अपील के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। अमेरिका का हॉर्मुज जो ऑपरेशन है वो बंद किया गया। 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज गुजरे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में गुजरते थे उसकी अपेक्षा। बात करेंगे क्षेत्रीय तनाव की। ये सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और संसाधनों की लड़ाई का एक नया अध्याय है। जी हाँ, 5 मई फुजायरा में हुए ड्रोन और मिसाइल हमले हालात को और गंभीर बना चुका है। इन हमले में तेल टर्मिनल के साथ साथ डिसलिनेशन प्लांट, यानी जो पानी को साफ करने के बाद पीने योग्य बनाते हैं, उन प्लांट्स को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन हमले में प्लांट की बिजली सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा। करीब 24 घंटे तक उत्पादन 30% तक गिर गया। ये गिरावट ऐसे समय में है जब पानी पहले से ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपनी करीब 90% पानी की ज़रूरत डिसलिनेशन प्लांट से ही पूरी करता है। प्लांट्स पर हमला, सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन पर असर। हालात ये हो गए हैं कि दुबई, अबू धाबी के कई इलाकों में बोतल बंद पानी की कीमतें 48 घंटे के भीतर लगभग 40% तक बढ़ गईं। बड़े होटल और रिहायशी परिसरों में पानी के इस्तेमाल पर सीमाएं तय करनी शुरू कर दी हैं। इस हमले का असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय भी है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 2 डिसलिनेशन प्लांट के टेक्नीशियन बताए जाते हैं। हमले के कारण भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संकट 15 दिन से ज़्यादा चलता है तो यूएई के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, ओमान सभी जगहों पर पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। हॉर्मुज सिर्फ तेल आपूर्ति का रास्ता नहीं बल्कि पूरे गल्फ क्षेत्र की जल जीवन रेखा भी बन चुका है। हालात को देखते हुए कतर ने अपने डिसलिनेशन प्लांट की सुरक्षा और बढ़ा दी है। सऊदी अरब अब रेड सी के रास्ते ज़रूरी केमिकल्स मंगाने की कोशिश कर रहा है और फैसला काफ़ी महंगा भी उनको साबित हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान ने यूएई पर हुए हमलों से खुद को अलग बताया है। ईरान के ख़त्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई इनकी ओर से नहीं की गई है। उन्होंने साफ किया है कि अगर कोई सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसे आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है।